हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो अभी तक हम लोगों ने 1 to 36 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मैंने पहले बताया जितनी बार क्वेश्चन आएगा उतनी बार हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में बिल्कुल ये बात फिट हो जानी चाहिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या मतलब है, किस शब्द का क्या मतलब है। बार बार आप सुनोगे, ये चीज़ें रिपीट होती चली जाएगी और क्या होगी, परमानेंट मेमोरी के रूप में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि मल्टीपल साइन मतलब इन्फॉर्मेशंस के लिए तुम्हें आपके पास साइनेप्सेस होगी जो कि मेमोरी के रूप में आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाएगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन से ही आपकी शुरुआत होगी आज फिर से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है पहला। एट एनी ओ यू टी ग्रुपिंग। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओ यू टी? ओ यू टी का फुल फॉर्म क्या है? याद रखिएगा, ऑपरेशनल, ई आर ए एल, ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक नॉमिक यूनिट। क्या होता है ये आपका काम है कमेंट करना। नहीं पता होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या होता है ये। ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक यूनिट जो कि ओ यू टी है, जो कि दिखाया गया है किससे? फॉलोइंग डेंड्रोग्राम वाज ऑबिटेंड। फर्स्ट क्वेश्चन डेंड्रोग्राम है, नीचे क्या है आपका? डेंड्रोग्राम है। अब हमें आप बताइए, अगर आपसे कोई कहे कि आपके सामने मैंने कोई डेंड्रोग्राम रख दिया बना के, तो आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए? अगर मैंने आपके सामने डेंडोग्राम रख दिया तो आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहला, डेंड्रोग्राम जो है वो जो प्रोडक्ट है वो है आपका यू पी जी एम ए का। यूपीजीएमए का डेंड्रोग्राम प्रोडक्ट है। जब आप यूपीजीएमए से ट्री बनाते हो तो आपका डेंड्रोग्राम आता है। यूपीजीएमए किस चीज़ पे बेस करता है? यूपीजीएमए बेस है आपका, मतलब यूपीजीएमए में क्या हम करते हैं? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी करते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को ही हम क्या बोलते हैं? फिनेटिक्स। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को क्या बोलते हैं हम? फिनेटिक्स। ठीक है। और ये डिपेंड किस पे होता है? इसमें ओवरऑल सिमिलरिटीज को हम कंसीडर करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? ओवरऑल सिमिलरिटी को, ओवरऑल सिमिलरिटी को हम इसमें कंसीडर करते हैं। क्या एक एक लाइन थी, जो लाइन आपको हमने कहा था बहुत ही अच्छे से आपको याद करना है, और याद भी नहीं करना है, आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो जिस दिन ये सीरीज खत्म होगा ना उसके बाद आपको हर एक लाइन याद हो चुका होगा, क्योंकि इतनी बार मैं रिपीट ही करूँगा उन चीज़ों को कि आपको याद हो जाएगा। ऑल कैरेक्टर, ऑल कैरेक्टर आर, ऑल कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल वेटेज, इक्वल वेटेज। ये मैंने बोला था पहले दिन। अगर ये लाइन आपको कहीं दिख जाए, ऑल कैरेक्टर आर गिवन इक्वल वेटेज, तो आप समझ जाइएगा ओवरऑल सिमिलरिटीज की बात हो रही है। ओवरऑल सिमिलरिटीज की बात हो रही है मतलब वो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी उसी को हम फिनेटिक्स कहते हैं। और इसमें जो प्रिंसिपल हम लगाते हैं वो लगाते हैं यूपीजीएमए। ओके, इसमें जो प्रिंसिपल है वो हमारा है यूपीजीएमए। तो अगर इन सब का प्रोडक्ट जो है, इन सब का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन है, उसे हम डेंडोग्राम और फिनोग्राम बोलते हैं। ठीक है, डेंडोग्राम और फिनोग्राम बोलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ फिनोग्राम है, डेंडोग्राम, जो कि ग्राफिकल ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें ये सारे चीज़ें कैरेक्टर
कंसीडर करी गई है, तो अगर हम बोले कि 1 और 2 और 6, इसमें से 1 और 2 जो है ज़्यादा सिमिलरिटी शेयर कर रही है कंपेयर टू 6, बट 1 to 6 जो है वो ज़्यादा सिमिलरिटी शेयर कर रही है 3 से। 3 और 4 आपस में ज़्यादा सिमिलरिटी शेयर कर रही है। दैट इज़ द रीज़न कि ये देखो 1 2 एक साथ है, क्योंकि ये ओवरऑल सिमिलरिटी इनमें ज़्यादा है। 1 to 6 में ओवरऑल सिमिलरिटी ज़्यादा है, और 3 4 में ओवरऑल सिमिलरिटी 3 4 में ज़्यादा है कंपेयर टू 6 से। ओके, दैट इज़ द रीज़न कि ये यहाँ पे चली गई। अब इसमें कुछ समझिए कि ये जो यहाँ पे है पॉइंट, ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नोड कहते हैं, इस पॉइंट को हम इंटरनल नोड कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसको क्लैड कहते हैं, और इसको हम लीव्स कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी डेंड्रोग्राम के नाम पे। अब हेयर स्पीसीज 1 2 and 6 रिप्रेजेंट, 1 2 और 6 क्या रिप्रेजेंट करता है? ओवरऑल सिमिलरिटी के बेस पे रिप्रेजेंट है ना। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई क्वेश्चन था ही नहीं, सिंपल सा ओवरऑल सिमिलरिटीज था। कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने एवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक्स फलाना ढकाना दे रखा। ठीक, मतलब ये क्वेश्चन तो ईजी ही था। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा अलोन आर कैपेबल फॉर प्रिपेयरिंग, किसको करना है? फिर से डेंड्रोग्राम, क्या प्रिपेयर करना है? डेंड्रो। कितनी बार रिपीट हो रहा, अब भी अगर आपको याद नहीं हुआ तो फिर डेफिनेटली अब आपकी पढ़ाई में कमी है। डेंड्रोग्राम अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, डेंड्रोग्राम को ही हम क्या बोलेंगे? फिनोग्राम। देख लेना कैसे होता है, मैं यहाँ पे एक खींच के दिखा देता हूँ, जिससे कि आप इस तरह का कभी भी देखो तो इसे फिनोग्राम ही बोलना। क्या खास बात है आप, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये अगर मैंने यहाँ पे रूट बोला, दैट इज रूट, इस रूट से ए बी सी डी सब सिमिलर डिस्टेंस पे होने चाहिए। ए बी सी डी सब सिमिलर डिस्टेंस पे है। अगर इस तरह से आपको कुछ दिख रहा है जिसमें ए बी सी डी जितने भी स्पीसीज हमें नोट्स पे दिख रहे हैं, उनकी डिस्टेंस इस पॉइंट से अगर सिमिलर है तो इसे हम क्या बोलेंगे? फिनोग्राम बोलेंगे। यहीं पे एक हमने ऐसी फाइलोजेनेटिक ट्री बना दी जिसमें हमने कुछ इस तरह से दिखाया, ए, ये एक लंबा दिखा दिया, फिर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा दिखा दिया बी, फिर मैंने यहाँ पे दिखाया एक सी, फिर मैंने यहाँ पे दिखाया एक ई, और मैंने ये एक दिखाया, दैट इज अ रूट। अब यहाँ से देखो, इस पॉइंट रूट से, इस रूट से ए का डिस्टेंस अलग है, इस पॉइंट से बी का डिस्टेंस अलग है, इस पॉइंट से सी का डिस्टेंस अलग है, इस पॉइंट से ई का डिस्टेंस अलग है। इस तरह का अगर ट्री होता है, इसे हम बोलते हैं फाइलोग्राम। क्या बोलते हैं हम? फाइलोग्राम। डेंडोग्राम और फिनोग्राम, क्या हमारा डेंडोग्राम और फिनोग्राम, ये दोनों जहां से आया है वो है आपका UPGMA मेथड से, मतलब क्लस्टर एनालिसिस। करेक्ट। अब ये जो UPGMA जो है, ये जो UPGMA मेथड यूज करके जो हम ट्री बना रहे हैं, इस ट्री में UPGMA लगाने से पहले हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं। वो मैट्रिक्स जो होता है वो होता है, सबसे पहला स्टेप ही होता है सिमिलरिटी मैट्रिक्स। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि मान लो कि ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट सी है, तो हम क्या करेंगे? ABC, इसके अंदर मान लो कि 5 कैरेक्टर है, इसके अंदर 4 कैरेक्टर है, इसके अंदर 3 कैरेक्टर है,
तो या आप कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हैं डिफरेंट डिफरेंट। इतना टाइम नहीं कि मैं बनाऊँ, उस वीडियो को जाके तुम देखो डेफिनेटली। थर्ड या फोर्थ में मैंने बताया था कि वहाँ पे मैंने एक डमी वो बनाया था, डमी एग्जाम्पल बनाए थे जिसमें मैंने कैरेक्टर 1 2 3 4 मारे थे। फिर मैंने बताया था कि ओके स्पीसीज ए स्पीसीज बी उस कैरेक्टर को शेयर करे, स्पीसीज ए और सी उस कैरेक्टर को शेयर करे थे। इस हिसाब से एक सिमिलरिटी इंडेक्स बनाया था, मैट्रिक्स बनाया था। उसके बाद उससे हम डिससिमिलरिटी मैट्रिक्स मैंने बनाया था। तो यूपीजीएम में जब हम शुरू करते हैं लगाना तो उसमें हम सबसे पहले दो स्पीसीज मतलब 2 या 3 टैक्सॉन के बीच की सिमिलरिटी इंडेक्स बनाते हैं। उसके बाद उससे हम डिससिमिलरिटी इंडेक्स बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन के द्वारा, और ओवरऑल सिमिलरिटी देखा जाता है। करेक्ट। तो चूंकि ये यूपीजीएमएस है, सिमिलरिटी मैट्रिक्स पे डिपेंड है, तो ये जो आपका डेंड्रोग्राम बना वो किस पे डिपेंड हो गया, ये डिपेंड हो गया आपका सिमिलरिटी मैट्रिक्स पे। तो यहाँ पे इन्होंने यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा अलोन आर कैपेबल फॉर प्रिपेयरिंग द डेंड्रोग्राम फ्रॉम द गिवन ऑपरेशनल टेक्सोनोमिक यूनिट। तो ऑपरेशनल टेक्सोनोमिक आपके पास गिवन है, तो आपको डेंड्रोग्राम बनाना है, तो कौन सा इकलौता डाटा आपका यहाँ पे आप यूज कर सकते हो डेंड्रोग्राम बनाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, सिमिलरिटी इंडेक्स, तो सिमिलरिटी मैट्रिक्स तो है डेंड्रोग्राम बनाने के लिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर कि हम सिमिलरिटी मैट्रिक्स सबसे पहले, अगर हमारे पास सिमिलरिटी मैट्रिक्स दे रखा हो तो हम आराम से डेंड्रोग्राम प्रिपेयर कर देंगे। कैसे करेंगे, यूपीजीएमए ट्री से। या एक और होता है यूपीजीएमए में, तो डिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं ना, मतलब मैट्रिक्स बना रहे हैं, मैट्रिक्स बनाने के बाद हम उस मैट्रिक्स से एक मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक और होता है कि जो कैरेक्टर है वो कितना शेयर करा गया है। मैंने क्या बोला, कैरेक्टर कितना शेयर करा गया है, इसके हिसाब से हम क्लैड बनाते हैं, और उससे हम एक ग्राफ, एक और ट्री बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं क्लेडोग्राम। जो होता तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है, याद रखना। होता क्या है आपका, होता तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है, बट वो होता है आपका मतलब वो आपका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताता है या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि मान लो अगर हम इसको क्लेडोग्राम की जगह हम, ये तो हमारा सिमिलरिटी बता रहा है कि ए बी एक दूसरे के साथ कितना सिमिलर है, ए बी सी मतलब कितना सिमिलर है। बट अगर हम इसको बोले कि दैट इज नॉट द फिनोग्राम, दैट इज अ क्लेडोग्राम, अगर हम क्लेडोग्राम ऐड कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे ए बी आर इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, ए बी सी इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पे मान लो कि ये हमारा सी डैश है और ये हमारा क्या है, डी डैश है, और डी और ई इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर ई। मतलब अब यहाँ पे मैंने क्या करा, इवोल्यूशन डाल दिया। अगर मैंने इवोल्यूशन डाल दिया तो यही फिनोग्राम क्लेडोग्राम होता है। और इवोल्यूशन का पता हम कैसे लगाते हैं कि जो कैरेक्टर मेरे पास है वो पूर्वज से कितना सिमिलरिटी करता है। वहां पे दो टर्म होते हैं और जो आने वाले वीडियोस में आपको मिलेंगे, अभी मैं आपको नहीं दूंगा, कंफ्यूज आप हो जाओगे, इसलिए मैं उस दो टर्म को यूज नहीं कर रहा। मैंने कल ही बताया था धीरे धीरे प्रोग्रेसिव मैनर में हम लोग जाएंगे, और लास्ट में जो आपको मिलेगा ना 500 क्वेश्चन जो इसमें इस चैनल पे जो डिस्कस होगा वो इतना अच्छा होगा कि आपका यूट्यूब पे तो मे भी नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आप लोग शेयर भी नहीं करते, बात अलग है। बट यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको मिल रहा होगा। मिल रहा होगा डेफिनेटली, मुझसे अच्छे अच्छे टीचर हैं, बट इस तरह से प्रॉपर वे में आपको नहीं इंट्रोड्यूस किया गया होगा कोई भी चीज़। तो सिमिलरिटी मैट्रिक्स के हिसाब से आपका यूपीजीएमए ट्री खींचा जाता है। यूपीजीएमए ट्री से जो ट्री मिलता है उसे हम फाइलोग्राम बोलते हैं, या उसी को हम डेंड्रोग्राम बोलते हैं, जो कि सिमिलरिटी मैट्रिक्स पे डिपेंड होता है। ओवरऑल सिमिलरिटी देखी जाती है, फिनेटिक्स इसी को बोलते हैं। जो दूसरा वाला हमारा आया जिसमें अभी हमने क्लेडोग्राम बोला, जिसमें हमने क्या कहा कि यह इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बताता है। क्या वो करता है, ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बताता है, इसे इवोल्यूशनरी ट्री बोलते हैं, इसको हम फाइलोजेनी बोलते हैं, इसी को हम फाइलोजेनी बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो ये हमारा पूरा का पूरा ट्री होता है उसमें अगर हम फिनोग्राम में, डेंड्रोग्राम में इवोल्यूशन इंटर करा देते हैं तो वो फिनोग्राम की जगह क्लेडोग्राम कहलाने लगेगा। वहीं पे अगर हम फाइलोग्राम बनाएंगे तो फाइलोग्राम में हमारे पास ब्रांच लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो ये हमें ये बताएगा कि इसमें डिस्टेंस अलग अलग है, तो हमें इसमें भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता चल जाएगा। समझ गया ना, इवोल्यूशनरी ट्री पता चल जाएगा। ओके, चलिए हम आगे मूव करते हैं। आगे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये,
मेमोरी बेस्ड था, मैं सीधे बता दूं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि क्यों करते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल हैज़ बीन फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर द मॉलिक्यूलर सिस्टेमेटिक्स। तो मॉलिक्यूलर सिस्टेमेटिक्स से कौन सा मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं, तो हम आपको बता दें कि साइटोक्रोम सी यूज करते हैं। क्यों करते हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं क्यों यूज करते हैं, नहीं वो बता रहे हैं। साइटोक्रोम सी जो होती है यह 12 किलो डाल्टन की प्रोटीन है। कितनी है, 12 किलो डाल्टन की प्रोटीन है। इस प्रोटीन के अंदर सिंगल मतलब एक अमाइनो एसिड की चैन है जिसमें 104 अमाइनो एसिड हैं, पर इनमें एक सिंगल हीम ग्रुप मतलब क्या हमारा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है हमारा, इनऑर्गेनिक, यहाँ पे हीम है, हीम हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो यह हमारा इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इनऑर्गेनिक हीम आ गया और अमाइनो एसिड हमारा आ गया ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी। यह एक और है कि अगर हम एनिमल डाइवर्सिटी की बात करें तो ये मॉलिक्यूल जो है हमारा यूबी क्यूटियस है। यूबिक्यूटियस मतलब हर एनिमल में पाया जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि यह कंजर्व्ड होता है। ये कंजर्व्ड, हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन है। अगर हम मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स में मॉलिक्यूलर मार्कर की तरह कुछ भी यूज करते हैं तो वह कंजर्व होना चाहिए। अगर बहुत जल्दी जल्दी इसमें म्यूटेशन अगर होता है तो हम मतलब कोई ऐसा प्रोटीन जिसमें फ्रिक्वेंटली म्यूटेशन हो रहा होता है तो उसे हम मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स में यूज नहीं करते। मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स में हम उसी मॉलिक्यूल को चूज करते हैं जो मॉलिक्यूल हाईली कंजर्व्ड होती है, और साइटोक्रोम सी जो है वो हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन है। ओके, इंसुलिन भी चेंज होती रहती है, करेक्ट। ग्लोबिन पता ही है, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में भी जो है आपका अल्फा बीटा गामा चैन होती है। कोलेजन प्रोटीन है ही नहीं, ठीक है। तो साइटोक्रोम सी ही एक ऐसी प्रोटीन है यहाँ पे जो कि हमारा मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स में यूज हो सकती है, क्योंकि यह एक हमारा हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन है। तो याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स में हम कौन सा मॉलिक्यूल यूज करते हैं, कंजर्व्ड प्रोटीन। दूसरी वो यूबिक्यूटियस होनी चाहिए, कंजर्व हो वो तो अलग बात है, बट ये भी बात है कि जो कंजर्व प्रोटीन होगी वही यूबिक्यूटियस भी होगी। ये दोनों मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्योंकि 2 नंबर में भी पूछ लिया जाए बायोकेमिस्ट्री में कि साइटोक्रोम सी में कौन सा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, इनऑर्गेनिक एटम होता है, तो हीम, आयरन। तो हीम के अंदर क्या होता है, आयरन। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 40 नंबर, सेम क्वेश्चन। थोड़ी देर पहले मैंने बात किया डेंडोग्राम इन द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी रिप्रेजेंट। तो डेंड्रोग्राम आ जाओ। चलो अब एक चीज नोट कर लो आज, क्योंकि अब आज के बाद ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओवर ऑल सिमिलरिटी, ओवरऑल सिमिलरिटी ये हो गया इक्वल टू फिनेटिक्स, इक्वल टू फिनेटिक्स इक्वल टू न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी इक्वल टू न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इक्वल टू फिनोग्राम इक्वल टू डेंड्रो। इसको चाहो तो कहीं लिख के अपने रूम में स्टडी टेबल पे चिपका लो। ये हो गया एक पूरी कहानी। और दूसरी कहानी की बात करें, ये तो हो गया एक कहानी। ओके हाँ, इस कहानी में एक चीज़ और इंट्रोड्यूस कर लो जिससे कि फ़ायदा हो तुम्हारे। वो है तुम्हारा ये जो बनता है, ये बनता कैसे है, UPGMA ट्री से, ठीक है। अब इसमें एक इंटर कर लो, और मतलब अब दूसरी नोट
लिखो क्लेडोग्राम, लिखो क्लेडिस्टिक्स, फिर इवोल्यूशनरी ट्री, फिर फाइलोजेनी। ठीक है, इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जब स्टडी हो रही थी इन सब चीज, जब ये सब पीक पे थे टेक्सोनॉमी, तब आपका पूरा का पूरा टेक्सोनॉमिस्ट दो स्कूल में डिवाइड हो गए थे। एक हमारा फिनेटिक्स था और दूसरा हमारा क्लेडिस्टिक्स था। तो पूरा का पूरा जो साइंटिस्ट का ग्रुप था वो दो स्कूल को फॉलो करते थे, एक था फिनेटिक्स स्कूल, दूसरा था क्लेडिस्टिक स्कूल। ओके, तो ये चीज आपको याद कर लो, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में डेफिनेटली सॉल्व होगा इससे, इस चैप्टर से। तो यहाँ पे पूछा गया था डेंड्रोग्राम, यहाँ पे आपको पता है डेंड्रोग्राम को फिनोग्राम बोलेंगे। फिनोग्राम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पे डिपेंड है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को फेनेटिक्स बोलते हैं, और फेनेटिक्स ओवरऑल सिमिलरिटीज पे डिपेंड करता है। तो इसका सीधे सीधे आंसर है पहला, फिनेटिक्स सिमिलरिटीज। आपका डेंड्रोग्राम किस पे होता है? डेंड्रोग्राम होता है फिनेटिक सिमिलरिटीज पे। ओके, चलिए 41 में क्या है? विच ऑफ देम इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर कंपेरिजन ऑफ ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक यूनिट इन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो इधर पहले जो बात करी थी उसको यहाँ पे लिख लो। इस वीडियो को आप 2x पे भी सुन सकते हो, मैं पहले बता दूं, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम बात करते हैं यूपीजीएमए का। यूपीजीएमए के हिसाब से हम एक ट्री बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? डेंड्रोग्राम या फिनोग्राम। ठीक है, यूपीजीएमए ट्री की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है, उसमें हम सबसे पहले जो करते हैं वो करते हैं हम सिमिलरिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या हम बनाते हैं? सिमिलरिटी मैट्रिक्स। अगर हम सिमिलरिटी मैट्रिक्स बना लिए तो हम डेफिनेटली सिमिलरिटी मैट्रिक्स से हम परसेंटेज सिमिलरिटी भी बना सकते हैं, परसेंटेज सिमिलरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इससे सिमिलरिटी कोफिशिएंट भी बता सकते हैं, सिमिलरिटी कोफिशिएंट बना सकते हैं। अब यहां पे याद रखना, दो तरीके की सिमिलरिटी कोफिशिएंट है, दो तरीके की है। एक को हम बोलते हैं ज़ेकार्ड कोफिशिएंट, ज़ेकार्ड कोफिशिएंट, और एक और है जिसको हम बोलते हैं सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट, सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट। अब इसको आप 1x पे कर लो, क्योंकि अभी जो हम बताने वाले हैं या आने वाले वीडियोस के लिए फ़ायदा है। यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया है, आगे वाले वीडियो में हम आपको रटा देंगे ये चीज़ें। अब हम ज़ेकार्ड कोफिशिएंट को समझने से पहले हम दो टेक्सॉन की बात करते हैं। हमारे पास दो टेक्सॉन है, एक है टेक्सॉन ए और एक है टेक्सॉन बी। अब इस दो टेक्सॉन में हम लोगों ने कहा कि दो टेक्सॉन है और दो कैरेक्टर है, कैरेक्टर 1, मतलब दो कैरेक्टर हैं जिसमें 1 और 0 है। यही दो कैरेक्टर यहाँ पे भी 1 और 0 है, या किसी कैरेक्टर का प्रेजेंस और अब्सेंस होना हम बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको पूनेट स्क्वायर याद होगा, पूनेट स्क्वायर को फॉलो करो। मैं यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिससे कि आने वाले वीडियो में आपको ये चीज़ें फिर रिवाइज होता रहे, जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपको फ़ायदा होगा।
यहाँ पे जो ये है, मैं सबसे पहले इस वाले एरिया को, इस वाले को पहले लिखूंगा, ये हो जाएगा 1, फिर इसको मैं लिखूंगा 1, फिर मैं इसको लिखूंगा 0, फिर मैं इसको लिखूंगा 1, फिर इसको लिखूंगा 1, फिर इसको लिखूंगा 0, फिर ये लिखूंगा हम 0 और 0। तो ये मैंने पुनेट स्क्वायर जो कि आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, उसको आप यहाँ पे देखो। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, इसको थोड़ा हम उसमें बनाते हैं, फार्मूला डिराइव करने के लिए कुछ हम इसको न्यूमेरिकल से उसमें बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। अब हमने कहा कि टेक्सॉन ए और टेक्सॉन बी में एक कैरेक्टर जो है, ये दोनों मतलब एक कोई कैरेक्टर जो कि प्रेजेंस है, मतलब क्या है कि वो मैच हो रहा है, मतलब वो इस वाले बॉक्स में आएगा। ठीक, टेक्सॉन ए में एक कैरेक्टर नहीं है बट टेक्सॉन बी में वो कैरेक्टर है, तो मैचिंग के लिए हो गया हमारा M01। सेम टेक्सॉन ए में एक कैरेक्टर है बट दूसरा यहाँ पे ये वाला कैरेक्टर है, मतलब सेम ना होके मैचिंग नहीं है, तो ये हो गया हमारा 1 0। और इस वाले में ये वाला तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स बना, इसे ही मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स हमारा 2 डायमेंशनल होता है। जो ये ऊपर ये हमारा टेक्सॉन ए है, नीचे वाला बी है, ये हमारा 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। इससे जैकार्ड नामक साइंटिस्ट ने कोफिशिएंट बनाया था, जो कोफिशिएंट के बारे में हम आने वाले समय आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि कोफिशिएंट का यूज क्या है। बट अभी आपको याद रखो कि जैकार्ड नामक साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस किया था। जैकार्ड साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक फार्मूला दिया और उस फार्मूले के हिसाब से इन्होंने दिया कि जैकार्ड कोफिशिएंट निकालने के लिए जो हमारा ये वाला है पॉइंट, ये न्यूमेरिकल भी आता है, इसलिए मैं आपको इस पर ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ कि आप ना समझ पाओ तो सीधे इसको लिख लो, आज के लिए इसको याद कर लो, क्योंकि ये टर्म मैंने आज इंट्रोड्यूस किया। आने वाले समय में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये करता क्या है। तो M11 को हम ऊपर लिखेंगे और बाकी M11 को लिखने के बाद हम इन सब को, इस 0 0 को छोड़ के बाकी सबको नीचे लिखेंगे। M11 प्लस M01 प्लस M10। इनका जो रेशियो होता है यह जैकार्ड कोफिशिएंट है। काम क्या है, धैर्य रखो, आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। आज के लिए बस समझो कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में कोफिशिएंट की भी बात होती है, और जो कोफिशिएंट है उसमें एक कोफिशिएंट है जो कि हमारा जैकार्ड कोफिशिएंट है। और जैकार्ड कोफिशिएंट को हम किस तरह से पता लगाते हैं, इस तरह से पता लगाते हैं। और ये आया कहाँ से वो मैंने यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला टर्म जो है, फोर्थ वाला हमने छोड़ रखा है, करेक्ट। इसमें फोर्थ वाले का कोई लेना देना नहीं है। जैकार्ड कोफिशिएंट अगर तुमको याद है तो जैकार्ड कोफिशिएंट को एज इट इज पहले लिख लो, M11 प्लस M01 प्लस M10। और उसके बाद जिसको तुमने छोड़ रखा था M00, इनको भी ऐड कर दो, ये भी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दो। जैसे इसको ऐड करोगे तो यह जैकार्ड कोफिशिएंट की जगह यह SMC हो जाएगा, मतलब सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट। तो जैकार्ड कोफिशिएंट और सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट में बस एक ही चीज का फर्क है, वो है M00 को हमने डोमिनेटर और न्यूमरेटर में ऐड कर दिया। तो न्यूमरेटर डोमिनेटर में M00 को ऐड करने से जैकार्ड कोफिशिएंट ना होके वो हम सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट निकालते हैं। ये दोनों न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि जैकार्ड कोफिशिएंट, आपको इस तरह से मैट्रिक्स दिया होगा, इस मैट्रिक्स से आपको पूछेगा कि जैकार्ड कोफिशिएंट और सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट क्या होता है। तो इस तरह से हम ये फार्मूला यूज़ करके हम निकालेंगे। आने वाली वीडियो में हम इसको निकालेंगे भी और इस दोनों कोफिशिएंट के बारे में हम समझेंगे भी कि ये जैकार्ड कोफिशिएंट और सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या है। अब चलो हम क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन पूछा था नॉट यूटिलाइज। सबसे पहला ऑप्शन देखोगे अनवेटेड पेयर ग्रुप मेथड, यह UPGMA को बताया है। ये तुमने न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में तुम अप्लाई करते हो। सिमिलरिटी परसेंटेज, सिमिलरिटी डेफिनेटली यहाँ पे कर रहे हो ना, सिमिलरिटी मैट्रिक्स। जैकार्ड कोफिशिएंट, सिमिलरिटी कोफिशिएंट में से जो है जैकार्ड कोफिशिएंट भी आप यूटिलाइज कर रहे हो। तो कौन सा यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, जेनेटिक सिमिलरिटी हम यूज नहीं करते हैं। हम ओवरऑल सिमिलरिटीज की बात यहाँ पे करते हैं, ना कि हम जेनेटिक सिमिलरिटी की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, ओवरऑल सिमिलरिटीज की बात करते हैं, ना कि हम जेनेटिक सिमिलरिटीज की बात करते हैं। ओके, चलो
ये क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही वाली बात है, फिनेटिक्स क्लासिफिकेशन की बात है। फिनेटिक्स के लिए अभी तक हमने इतनी बार क्या बोला है कि ओवरऑल सिमिलरिटीज की बात करते हैं, जो कि सबसे पहला है, ओवरऑल सिमिलरिटीज ऑफ अ कैरेक्टर एंड गैप्स बिटवीन दी वेरिएशंस। तो हम ओवरऑल सिमिलरिटीज की बात करते हैं फिनेटिक्स में, और दूसरा हमारा क्लेडेस्टिक होता है। ठीक, चलो एक और आज के लिए एक और तुम्हारा क्वेश्चन, जो कि ये मान सकते हो कि ये तुम्हारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ये आज अगर इस क्वेश्चन को हम कंसीडर करते तो टोटल 7 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। अब 5 नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, बट तुम लोग व्यूज इंक्रीज नहीं कर रहे। मे भी हम समझा नहीं पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे तो नीचे कमेंट करके जा सकते हो। पर अगर तुम्हें क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम, वो भी टाइम पे, थोड़ा धैर्य रखो। ये बात याद रखना कि कोई भी एग्ज़ाम जो है ना, मेहनत तो मांगती है। तुक्का से तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं ही होगा, समझना तो पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों को। यहाँ पे है थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइफ proposed by the three domain classification of life proposed by, okay, maybe I will not return this question, I will cross check this, after that I will discuss कि वैसे मैं बता दूं, थ्री डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ जो है, इसके बारे में जब भी बात होती है तो आपको एक साइंटिस्ट का नाम याद आएगा, वो है कॉल बूज। तो कॉल बूज ने मैंने कहा ना इसमें कुछ छुटा हुआ है, इसमें ये है कि थ्री डोमेन ऑफ लाइफ, थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ प्रपोज्ड बाय कॉल बूज डिवाइड द लाइफ फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ। तो हम आपको बता दें कि थ्री डोमेन ऑफ लाइफ कॉल बूज ने प्रपोज किया था। यहाँ पे नहीं लिखा तो मैं लिख दूँ, वैसे मैं एक वीडियो में बता भी चुका हूँ। कॉल बूज ने इसे प्रपोज किया था। इसको हम थ्री डोमेन ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसके अंदर जो थ्री डोमेन है वो डोमेन है आपका आर्किया। कौन कौन से डोमेन है वो आपके? आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। इससे पहले जो था वो आर एच विटकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। याद रखना, इससे पहले किसका था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जो कि किसका था? आर एच विटकर का था। उन्होंने मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया दिया था, जिसमें से मोनेरा को हटा के आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में किया गया, और बाकी फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा, इन सब को यूकेरिया में रखा गया। और इस तरीके से थ्री डोमेन बनाए गए, आर्किया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकेरिया। बट ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन आपका हुआ है 16S rRNA स्ट्रक्चर के बेस पे। मतलब 16S राइबो, मतलब rRNA का क्या मतलब है? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंस के बेस पे कॉल बूज ने थ्री डोमेन ऑफ लाइफ प्रपोज किया था। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर हम आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि आर्किया किससे ज़्यादा रिलेटेड है, किसके साथ ज़्यादा सिमिलरिटी शो करता है, तो आप में भी बैक्टीरिया बताओ। बट अगर आप थ्री डोमेन ऑफ लाइफ को ध्यान से देखोगे तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखता है। बैक्टीरिया, यूकैरिया, लूका, और यूकेरिया वाले में एक आपको यहां पे दिखेगा, जो कि आपका है आर्किया। तो आर्किया जो होती है वो किसके साथ ज्यादा जीन शेयर कर रही है, किसके साथ ज्यादा सिमिलरिटी शेयर कर रही है? यूकेरिया के साथ, ना कि बैक्टीरिया के साथ। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है राइबोसोमल आरएनए इन प्रोटीन सीक्वेंस। तो आज हम लोग 43 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। मैंने आपसे बोला है, वादा किया है कि आपके एग्जाम से पहले मैं आपको टोटल 500 क्वेश्चन इस चैनल पे डिस्कस कर लूँगा। मतलब मान के चलिए कि इस चैनल से आपको
अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो हम आप इस चैनल से आपको कम से कम 25 से 30 नंबर दिलाने वाले हैं। और अगर पुरानी वीडियोस को मेरे साथ में कंसीडर कर लो जिसमें जनरल एप्टीट्यूड हैं और डीबीटी के कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपके सेकेंड पार्ट सेक्शन बी के लिए काम आएगा, उसको कंसीडर कर लो। बायो स्टैट्स के एक वीडियोस पड़े हुए हैं, वो आपके अप्लाइड जो चैप्टर है उसमें बायो स्टैट्स पूछा जाता है, उससे एक या दो क्वेश्चन आपका CSIR उसमें से पूछता है, तो वो आप क्लियर, मतलब हमारे चैनल को अगर आप उधेर डालोगे, पूरे हर वीडियो देख लोगे, तो CSIR तो वैसे भी तुम्हारा कोई नहीं रोकने वाला। और आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि शिवा नाम का एक स्टूडेंट है जो ऑलरेडी CSIR इस चैनल से पढ़ के उन्होंने क्वालिफाई किया है मेरे गाइडेंस में, और उन्होंने नेट JRF क्वालिफाई करा है। बाकी 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नेट LS क्वालिफाई किया है। अभी तक मैं 1 साल से गाइड कर रहा हूँ बच्चों को, और इंडिया के कोई भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जहाँ पे इस चैनल से पढ़े हुए बच्चे नहीं हैं। मतलब मेरे गाइडेंस से पढ़े हुए हर एक इंस्टीट्यूट में, आप कोई भी इंस्टीट्यूट पे उंगली रख दो, कोई भी इंस्टीट्यूट, यहाँ तक कि साहा इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स में के बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट में हमारे बच्चे हैं इस चैनल से पढ़े हुए। तो आप इस पर ट्रस्ट तो कर सकते हो, क्योंकि ये चैनल, हाँ, फ्रिक्वेंटली वीडियोस नहीं बना पाता हूँ मैं। द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ इस चैनल को जो भी लोग चला रहे हैं, सिर्फ मैं अभी आपको मेरा आवाज़ और मेरा चेहरा आपको दिखाई दे रहा, बट डेफिनेटली ये पूरा चैनल एक कलेक्टिव इनिशिएशन है। तो इसको जो भी चला रहे सब PhD में बिजी है। हम लोग खाली चैनल ही नहीं चलाते हैं, ये हमने बनाया इसलिए क्योंकि आपको एक प्रॉपर अच्छा सा मटेरियल दे सकें। पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया गया है ये। तो थोड़ा आपसे सपोर्ट मांगते हैं, चैनल वीडियो को शेयर कर दिया करो इधर उधर थोड़ा बहुत, तो शायद हमें फ़ायदा हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।